हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टवर्क पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और अभी हम JSSC CGL 2021 पे फोकस करके जो 2016 CGL JSSC के द्वारा लिया गया उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछा गया है उसको कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कर चुके हैं और ये संभवतः ये आज चौथा और आखिरी पार्ट होगा। और इसमें जो 2016 में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछा गया था वो आज संभवतः फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि लास्ट वीडियो में ही हमने ये क्वेश्चन लिया था, लेकिन लास्ट में चूँकि आवाज़ रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो उसको मैंने डिलीट करके फिर से आज इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, एक शंकु और एक गोलार्ध और एक सिलेंडर जो है, एक तीन शेप है, उसमें एक उसका तीनों का बेस सेम है कि दिया कि एक शंकु, एक गोलार्ध और एक सिलेंडर एक समकक्ष आधार पर खड़ा है और उनकी ऊंचाई समान है, उसका हाइट भी जो है वो इक्वल है। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीनों जो फिगर है, शेप है, उसका आयतन क्या होगा। सबसे पहले हमें तीनों फिगर के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, शंकु होता क्या है, शंकु का फिगर शेप क्या होता है। शंकु आपको पता है कि इस तरह का शंकु होता है, ऐसे ये शंकु होता है। ठीक है, फिर आपका गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोले का आधा है ना, जो स्फेयर होता है ना उसके आधा को गोलार्ध बोलते हैं। ऐसे शेप होता है स्फेयर का, हेमी स्फेयर का। जब ये पूरा हो जाएगा तब वो स्फेयर हो जाएगा। फिर एक सिलेंडर है, इसको सिलेंडर बेलन बोलते हैं हम इसको। तो बेलन का शेप ये होता है, ये सीधा है। ठीक है, बेलन का शेप ये होता है। सॉरी, यहाँ पे मीट करेगा ऐसे और यहाँ मीट करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में 3 शेप दिया हुआ है और तीनों का क्या है, हमें इसका जो वॉल्यूम का यानी आयतन का जो रेशियो क्या होगा वो हमें पता करना है। ठीक है, अब ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि तीनों का जो आधार है सेम है, यानी जितना जितना लेंथ इसका है उतना ही इसका है, उतना ही इसका है। तीनों का लेंथ सेम है, मतलब आप ये समझिए कि ये जो डायमीटर है तीनों का डायमीटर सेम है। तो अगर तीनों का डायमीटर जब सेम है तो तीनों का रेडियस भी सेम होगा। तो इसका मतलब इसका जो आर है, ये वाला पोर्शन, ये इसका रेडियस हो गया, इसका हो जाएगा ये हाफ। यहाँ पे सेंटर पे मान लीजिए इसका ये इसका हाफ, ये भी रेडियस हो गया। इसका भी हाफ जो है यहाँ पे सेंटर है, इसका भी ये सेंटर तो है ही, तो यहाँ पे ये हाफ हो गया, ये रेडियस हो गया। तीनों का आर इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, साथ में एक और चीज़ दिया हुआ है लास्ट में कि प्रदत्त त्रिज्या जो है ऊंचाई के बराबर है। मतलब जितना रेडियस है उतना ही हाइट है, मतलब ये भी जो है वो आर ही है। फिर यहाँ पे इसमें इसमें हाइट की जरूरत ही नहीं है। इसका जो ये भी है हाइट है इसमें, तो ये भी आर ही है। तो हाइट भी जो है वो त्रिज्या के बराबर ही है। तो बहुत सरल हो गया इसका रेशियो पता करना। इसका रेशियो देखिए क्या होगा, कोण का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, रेशियो इज टू, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हाफ है, चूंकि जो स्फेयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हाफ, चूंकि ये हेमी स्फेयर है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। फिर इज टू हो जाएगा, इसका होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एच है और ये जो एच है वो भी तो आर ही के इक्वल्स है। तो ये फिर क्या हो जाएगा 1/3 पाई, अब आर स्क्वायर है, आर ये भी है तो ये भी हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है, ये 2/3, ये तो ऑलरेडी पाई आर क्यूब है क्योंकि स्फेयर में हाइट का कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। फिर ये भी हो जाएगा हमारा पाई। ठीक है, देखिए आर स्क्वायर, ये भी आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर क्यूब, क्योंकि ये एच जो है वो इक्वल टू आर है ना। यहाँ पे एच जो है वो इक्वल टू आर है। ये क्वेश्चन में गिवन है लास्ट में जो है, ये प्रदत्त त्रिज्या जो है ऊंचाई के बराबर है, यानी जो त्रिज्या है वही ऊंचाई है। तो आर इसको लिया तो वो भी हमारा आर हो गया। अब देखिए इसमें आप, ये सब तो कॉमन हो गया, ये सब कॉमन हो गया तीनों में, है ना, ये तीनों में कॉमन है। इसका मतलब इसका रेशियो हो जाएगा 1/3 इज टू 2/3 इज टू 1। तो ये तो फ्रैक्शन में रेशियो को रखते नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये जो एलसीएम होगा, 3 और 3 का एलसीएम 3 होता है, यहाँ पे 1 है तो तीनों का एलसीएम 3 होगा। तो जो एलसीएम निकलता है उससे सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका 1/3 इंटू 3 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर ये 2/3 इंटू 3 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये इंटू 3 करेंगे तो 1 है तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड रेशियो जो हमें पता करना है। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व
कर सकते हैं। ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, 1:2:3। तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको इस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों फिगर का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, साथ में उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका एरिया का, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को दोगुना करने के बाद उसमें 20 जोड़ा जाता है तो वह मूल संख्या के 8 गुने से 4 कम वाला संख्या प्रदत्त करता है, तो संख्या क्या है। ठीक है, ये संख्या हमें, ये क्वेश्चन हमने कल किया नहीं था, पता नहीं, देख लेते हैं। यदि एक संख्या है, मान लीजिए एक संख्या की संख्या को दोगुना करने के बाद उसमें 20 जोड़ा जाता है और तो वह मूल संख्या के 8 गुने से 4 कम वाला संख्या प्राप्त होता है। शायद किया था हमने, फिर एक बार देख लेते हैं। तो मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में एक संख्या हम सपोज कर लेते हैं, जो मूल संख्या है वो हमारा x हो जाता है। ठीक है, मूल संख्या हमारा x हो गया। अब देखिए पहला चीज़ ये है कि उस संख्या को दोगुना करने के बाद उसमें 20 जोड़ा जाता है। नंबर सिस्टम का इस तरह जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो उसका सोल्यूशन क्वेश्चन में ही रहता है, बस को आपको स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग करते जाना है, आप ऑटोमेटिकली आंसर तक पहुंच जाएंगे। सबसे वो सिर्फ संख्या जो है, मूल संख्या वो हमने सपोज कर लिया वो x है। पहला देखिए उस संख्या को जब दोगुना करते हैं, मतलब 2x, ठीक 2x हो गया। फिर उसमें जब 20 जोड़ देते हैं तो ये 20 हमने ऐड कर दिया, क्लियर है। अब जो है वो संख्या जो है वो मूल संख्या के 8 गुने से 4 कम वाला संख्या प्रदान कर, एक तो संख्या ये हो गया। फिर जब इसमें ऐसे दोगुना कर देते हैं, फिर 20 जोड़ देते हैं, उसके बाद जो एक संख्या प्राप्त होता है वो क्या है, 8 गुना यानी 8x में से 4 कम वाला ये संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यही दिया हुआ है कि एक संख्या को दोगुना करके जब इसमें 20 जोड़ते हैं तो होता क्या है, वो संख्या अपने 8 गुने से 4 कम संख्या प्रदान करता है। तो ये दोनों एक ही संख्या की बात कर रहा है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 2x है, ये 8x है, 2x उधर चला गया, 8 में से 2x जाएगा तो 6x हो जाएगा। ये 6x इक्वल टू हो गया 20 - 20 + 4 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 24/6, मतलब 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इसमें देखना है, जो फर्स्ट ही ऑप्शन में 4 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन, बस अब एक मेन जो मूल संख्या है उसको आप सपोज कर लीजिए, उसके बाद बहुत आसानी से इस तरह के बहुत क्वेश्चन अभी आएंगे, जब करेंगे तो और अच्छे से सब कुछ क्लियर होगा। आगे देखिए एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमने शायद सेकेंड पार्ट में किया था, लेकिन उसमें क्या है कि x y z इक्वल दिया हुआ था, है ना। इस तरह का मैंने बोला था जब सिमेट्रिकल हो, जैसे देखिए यहाँ पे भी सिमेट्रिकल है, x² - yz, y² - zx, z² - xy अपॉन abc। तो जब ये सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में क्या होता है कि जो अननोन है उसको आप 1 मान लें, ठीक है, लेकिन वहाँ पर हम 1 इसलिए माना था, उसमें x y z अनइक्वल है, कुछ कंडीशन नहीं गिवन था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन गिवन है, तो x y z को हम सेम नहीं मान सकते, क्योंकि एक मानेंगे तो तीनों इक्वल हो जाएगा, लेकिन हमें इस कंडीशन को फुलफिल करना है। इसलिए क्या, पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, जो x² - yz, ठीक, अपॉन a है, इक्वल टू, फिर है आपका y² - zx अपॉन b है, फिर है आपका z² - xy अपॉन c है। ठीक है, ये गिवन है। तो हमें क्या है कि इसको, इसमें से x और a का, x y z a b c का वैल्यू फाइंड करके फिर इसमें पुट करना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ये हमें पता चलेगा इसमें से। ठीक है, पहले हम शायद पार्ट 2 में एक इस तरह का सिमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो उसी तरह से फिर इसको भी करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम कि आपको पता है कि कंडीशन गिवन है कि x y z को हम सेम नहीं मान सकते, तो क्या करेंगे हम x इक्वल टू 1 ले लेंगे, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3 ले लेंगे। तो क्या होगा, ये अनइक्वल हो गया तीनों, है ना। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तीनों में। ठीक है, x² 1 लिया तो ये तो 1 हो गया हमारा, y z है तो 2 × 3 6 हो गया, ये हो गया a डिवाइड बाई a। फिर देखिए y² तो 2 × 4 हो गया, माइनस zx है, मतलब 3 × 1, ये तो 3 ही हो गया, अपॉन हमारा b हो गया, ये z² मतलब 9 हो गया,
3 जेड इक्वल टू 3 लिया हमने, तो 3 3 जा 9, अब माइनस एक्स वाई, तो 1 इंटू 2, तो -2/c हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा -5/a, फिर ये हो गया हमारा 1/b इक्वल टू ये हो गया हमारा 7/c। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड तो हमने पहले मान लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कीजिए। अब देखिए -5/a 1/b z/c इक्वल कब होगा? इक्वल ये तभी होगा जब a इक्वल टू -5 होगा, तो ये कट जाएगा, इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। b इक्वल टू 1 होगा तो ये भी कट जाएगा, तो 1 बचेगा। और 7 यहाँ पे c इक्वल टू 7 लेंगे तब ये 7/7 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब a इक्वल टू -5, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 7 हो जाएगा। तब ये रेशियो क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो जो इसके ऊपर में मान है वही ए बी सी का वैल्यू हम ले लेंगे। देख a इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5, b इक्वल टू हो गया 1 एंड c इक्वल टू हो गया 7। कैसे हुआ? फिर से एक बार देख लीजिए, ये तीनों का रेशियो इक्वल आएगा, मतलब ये वाला इक्वल टू ये वाला इक्वल टू ये वाला। ये कब आएगा? जब इसका वैल्यू एक ही आएगा, सेम है, जो वैल्यू इसका आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा। ये कब आएगा? जब a इक्वल टू -5 ले लेंगे हम, तो -5/5 1, इसका वैल्यू 1 आ गया। b इक्वल टू 1 ले लेंगे तो 1/1 1, इसका वैल्यू 1 आ गया। यहाँ पे c इक्वल टू 7 ले लेंगे तो 7/7 1 हो गया, तो ये भी 1 हो गया, तब सभी का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो a इक्वल टू यहाँ पे -5, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 7 निकल गया। अब जो है इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम a प्लस बी इसमें, तो क्या होगा? देखिए इसमें वैल्यू पुट किया हमने a प्लस बी प्लस सी, ये है हमारा। ठीक है, फिर है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको हम फाइंड करते हैं, तो क्या होगा? देखिए -5 प्लस 1 प्लस 7। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक्स वाई जेड क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक, इसका वैल्यू पता कर लेते हैं। तो देखिए -5 7 1 8 हो गया, ये इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, है ना। ये -5 प्लस 8 वैल्यू 3 होगा, और 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 6 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया 18, तो 18 हो गया। अब देखना है क्या, ये जो वैल्यू हमने पता कर लिया एक्स वाई जेड का, इसमें से किसका वैल्यू 18, किसी एक का ही वैल्यू 18 आएगा, है ना। तो पहले वाले में अगर पुट करते हैं हम वैल्यू, अभी ये आंसर नहीं है, पहले वाले में अगर पुट करते हैं वैल्यू, देखिए ए वाई मतलब क्या हो गया? ए एक्स है, सॉरी, ए वाई है, बी जेड है और सी एक्स है। तो ए का वैल्यू कितना है? -5 एंड y कितना है? 2, ये हो गया हमारा। फिर प्लस है b है आपका, b का वैल्यू हो गया 1, और b के बाद z है, z का वैल्यू 3 था, ये हो गया। प्लस फिर क्या है? cx है, c का वैल्यू 7 है एंड x का वैल्यू 1 है। देखते हैं ये आता कितना है, सबका अलग अलग। ये -10 हो गया, ये +3 हो गया, ये +7 हो गया, है ना। ये तो वैल्यू आएगा नहीं, तो 0 हो गया, ये तो वैल्यू इसका आएगा नहीं। c 7 है, x हमने 1 लिया था। ठीक है, b हमने 2 लिया था, और ये b का वैल्यू कितना? 1 आया था, और z इक्वल टू लिया था हमने 3, ये तो 3 हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, ये तो आएगा नहीं, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए इसका देखते हैं, ए जेड मतलब दूसरा वाला क्या है? ए इक्वल टू हमें -5, z इक्वल टू 3 है। ठीक है, प्लस b इक्वल टू कितना है? 1 है, और x इक्वल टू फिर 1 है, फिर प्लस c इक्वल टू 7 है, एंड y इक्वल टू 2 है। ये देखना है कितना हो रहा है। ये देखिए, ये -15 हो गया, ये +1, ये +14, इसका वैल्यू 18 नहीं आएगा, इसका वैल्यू 18 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा आंसर। इसमें देखते हैं तीसरा वाला, ए कितना है? a -5 इंटू 1 प्लस b 1 इंटू वाई इक्वल टू 2 लिया हमने। c देखिए, c हमने 7 है, और z है 3। ठीक है, तो ये देखिए -5 हो गया, ये +2 हो गया, +21 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये -5 + 2 -3, अब +21, इसका वैल्यू कितना आ गया? 18 आ गया, है ना। ये वैल्यू 18 आ गया, हमें 18 ही लाना था, तो इस तरह से ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये सी वाला, बी वाला जो आंसर है इसका, सॉरी ये सी अगर है तो ये सी वाला आंसर इसका करेक्ट
आंसर होगा। तो ऐसे ही अगर इसको प्रोसेस से करेंगे तो ये और लंबा होगा, है ना। इसको अगर प्रोसेस से करेंगे, जो एग्जैक्टली इसको सॉल्व करने का प्रोसेस है, ये बहुत लंबा होगा। तो ऐसे वैल्यू पुट करके हम सिमेट्रिकल वाले को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन पीछे भी किया है हमने, उसमें क्या था कि ए बी सी इक्वल था, तो थोड़ा सरल था। इसमें क्या है, ए बी सी सॉरी एक्स वाई जेड अनइक्वल है, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा इसको। तो बस करना ऐसे ही, आप इस कैलकुलेशन का जितना अच्छे से, जितना स्पीडली आप करेंगे, उतना जल्दी ये आपका सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 अंकीय संख्या अंकों के योग की सातगुनी है, ठीक है, और दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 4 अधिक है, तो हमें संख्या बताना है। बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए आप कि आप ये समझिए, जैसे ये 23 एक संख्या है ना, ये 23 संख्या है, ठीक। तो ये इसमें 2 अंक, ये 2 डिजिट का संख्या है, 2 डिजिट का ये नंबर है। उसमें ये जो है यूनिट प्लेस पे 3 है, यूनिट प्लेस पे, और ये 2 जो है 10th प्लेस पे है, ये है 10th प्लेस पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सीधा हम इसको 20 यूनिट प्लेस पे 3 है और 10th प्लेस पे 2 ऐसे लिख देते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, जो 10th प्लेस पे नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लेस वाले के नंबर को इसमें ऐड कर देते हैं, तभी ये हमारा संख्या प्राप्त होता है। मतलब जब 2 डिजिट के नंबर की बात हो तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऐसे मिलता है जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब उस पर यूनिट डिजिट का नंबर ऐड करते हैं तो हमें संख्या मिलता है। फिर एक चीज़ और समझिए, यहीं पे समझ लीजिए, जब संख्या को हम लोग रिवर्स करते हैं यानी पलट देते हैं, तो ये 2 3 है, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। जब पलट देंगे तो 32 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पलटने पर नहीं, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, इसलिए आप अभी इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब 32 हो जाएगा तो ये पलटने के बाद 32, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब संख्याओं को हम लोग पलट देते हैं तो उस केस में जब यूनिट प्लेस चला जाता है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो चला जाता है 10th प्लेस पे, और जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो चला जाता है यूनिट प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा, 10 × 3 हो जाएगा। अब +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, मतलब 32 हो गया। तो पलटने से जो संख्या बनता है ऐसे, ठीक है। इसको बस इसलिए मैंने ये बताया इसको। अब आप देखिए, अगर हम यूनिट प्लेस पे y लेते हैं और 10th प्लेस पे x लेते हैं, ये लिया हमने यूनिट प्लेस पे, ये लिया हमने 10th प्लेस पे, है ना, ये लिया हमने 10th प्लेस पे, तो संख्या क्या हो जाएगा, 10x + y। अभी मैंने बताया आपको, संख्या हो जाएगा आपका 10x + y। क्यों, क्योंकि 10th प्लेस पे जो नंबर है उसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको ऐड कर देते हैं। तो उस केस में क्योंकि ये हमें सपोज करना पड़ेगा, तब बाद में आंसर पता होगा। ये हो गया 10th प्लेस पे जो नंबर था उसको x था तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, और यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको हमने उसमें ऐड कर दिया। इसी में जब संख्या रिवर्स, जब डिजिट पलट जाएगा, जब डिजिट रिवर्स हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा डिजिट, उस केस में जो न्यू नंबर बनेगा वो हो जाएगा 10y + x। जब डिजिट बदल जाता है इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया जो इकाई के स्थान पे नंबर था पहले वो चला गया दहाई के स्थान पे, जो दहाई के स्थान पे था वो चला गया इकाई के स्थान पे। तो यहाँ पे देखिए नंबर था y इकाई के स्थान पे, अब चला जाएगा वो दहाई के स्थान पे, ये हो जाएगा 10y प्लस ये x जो था अभी दहाई के स्थान पे वो शिफ्ट हो गया इकाई के स्थान पे, तो ये हो गया आपका 10y + x। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है, और फिर पलटने से कैसे उसमें इंटरचेंज होता है, फिर नया नंबर कैसे बनता है। ये थोड़ा सा सरल क्वेश्चन था यहाँ पे। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आगे अभी और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 अंकीय एक संख्या अंकों के योग की 7 गुनी है। अब देखिए 2 अंकीय एक संख्या है, ठीक है, तो इकाई स्थान पे यूनिट प्लेस पे हमने सपोज कर लिया क्या है, y है, और 10th प्लेस पे क्या है, x है, 10th प्लेस पे x है, तो नंबर क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने आपको 10x + y। क्यों कि 10th प्लेस पे जो नंबर है, डिजिट है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको इसमें ऐड करेंगे तो हमें नंबर मिलता है। कैसे मिलता है अभी हमने डिस्कस किया। यही कह रहा है क्या कि 2 अंकीय एक संख्या, ये 2 अंकीय एक संख्या है, ठीक है, वो अंकों के योग की 7 गुनी है। आप समझिए, ये दिया हुआ 10x + y, ये जो है हमारा वो दिया हुआ है क्या, आपका x + y,
अंकों के योग की 7 गुनी है, ऐसे, ठीक है। ये दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है, फिर और इसको पहले एक्स वाई में टर्म में ले आएंगे हम। अंकों के योग की 7 गुनी है, तब देखिए 10x प्लस वाई इक्वल टू हो गया यहाँ पे 7x प्लस 7y, ठीक। y वालों को एक तरफ ले जाएंगे और x वालों को एक तरफ से, 7x को इधर ले आया, 10x ये हो जाएगा 3x और ये 7y है उधर चला जाएगा तो ये y माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y, ठीक है। ये 3 2 जा 6 हो गया, तो मतलब x इक्वल टू हो गया यहाँ से 2y, x इक्वल टू 2y हो गया। एक और रिलेशन गिवन है, उसको यूज़ करेंगे तो हमें दोनों मिल जाएगा। अब दिया हुआ है क्या कि दहाई का अंक जो है इकाई के स्थान के अंक से 4 अधिक है, मतलब दहाई पे कौन सा है, x है दहाई पे, तो दहाई का जो अंक है इकाई वाले से 4 अधिक है, मतलब इकाई वाले से 4 अधिक है ना। दहाई का अंक x है, दहाई का अंक है ना, इकाई का अंक y है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि दहाई का जो अंक है वो इकाई वाले से 4 अधिक है, मतलब जब इकाई वाले में 4 हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो दहाई के इक्वल हो जाएगा, तो दहाई के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए तो x इक्वल टू 2y जो है, हम x इक्वल टू 2y पुट कर देते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 2y जो अभी यहाँ से पुट कर दिया हमने, ये 2y इक्वल टू हो गया y प्लस 4, तो देखिए y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4, y इक्वल टू हो जाएगा 4, क्लियर। अब जब y इक्वल टू 4 निकल गया तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे है 2 इंटू वाई, मतलब 2 इंटू 4, तो ये हो गया हमारा 8, है ना, ये हो गया हमारा 8। जब x इक्वल टू 8 निकल गया और y इक्वल टू 4 निकल गया तो ओरिजिनल संख्या क्या होगा, 10x प्लस वाई, मतलब 10 इंटू 8 प्लस 4, मतलब जो आंसर होगा हमारा वो होगा 84, है ना। प्रोसेस से ऐसे हम सॉल्व करेंगे, मैंने सारा कंसेप्ट भी बता दिया, तो आंसर होगा हमारा 84, ठीक है ना, 84 है, ये डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसको इस तरह के सम को, ये तो कंसेप्ट है, ये प्रोसेस है, ये समझना आपको ज़रूरी है, ये आना आपको ज़रूरी है। अब देखिए इस तरह के सम को क्या करते हैं हम कि इससे आसान तरीका है कि इसको आंसर से सॉल्व करते हैं, आंसर के हिसाब से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। अब देखिए कैसे सॉल्व होता है, देखिए इसमें देखिए पहले कि देखिए क्या दिया हुआ है कि 2 अंक की एक संख्या अंकों के योग की 7 गुनी है तथा दहाई का अंक इकाई के स्थान के अंक से 4 अधिक है, मतलब ये वाला दूसरा वाला जो है इस वाले से 4 अधिक होगा। इसमें किस में है, ये 2 है, 4 है, यहाँ पे 2 ही अधिक है, 1 है 5 है, यहाँ पे 4 अधिक है, और ये 3 है 4 है, यहाँ पे भी 4 अधिक है, ये भी 3, तो ये तो बात तो कट गया, ये तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में, ये वाला होगा ही नहीं, है ना। अब बाकी देखिए बाकी 3, तो एक ऑप्शन यहीं पे कट गया हमारा, तो ये भी 4 अधिक है, दहाई का अंक इकाई के स्थान से 4 अधिक है, दहाई का अंक इकाई के स्थान से 4 अधिक है, दहाई का अंक इकाई के स्थान से 4 अधिक है, ठीक है। ये पहला वाला हट गया। अब दूसरा जो एक और चीज़ है उसको सेटिस्फाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए अंकों के योग की, देखिए अंकों 2 अंक की एक संख्या अंकों के योग की 7 गुनी है, ठीक है, ये तो कट गया था। 2 अंक की एक संख्या है अंकों का योग 5 प्लस 1 है ना, 6 इंटू 7 42 नहीं इक्वल है ना। 2 अंक की एक संख्या है जो अंकों के योग की 7 गुनी है, मतलब अंकों को योग करेंगे तो 5 प्लस 1 6 और 6 7 गुनी तो 6 इंटू 7 तो वो 42 है, तो 42 तो है नहीं, तो ये हमारा हट गया, है ना। ये देखिए अंकों के योग की 7 गुनी है, ठीक है। तो संख्या 7 प्लस 3 कितना, 7 प्लस 3 10 हो गया, 10 इंटू 7 70, ये 73 है, ये भी आंसर नहीं होगा, तो बच्चा 1, तो ऑटोमेटिकली यही हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, देखिए अंकों के योग की 7 गुनी है, तो 8 प्लस 4 कितना 12, 12 इंटू 7 84, तो अंकों के योग की 7 गुनी ये हमारा संख्या हो जाएगा। तो आप आंसर से भी इस तरह के सम को जो कंडीशन दिया हुआ है उसको फुलफिल जो नंबर करेगा वही हमारा आंसर होगा, ये आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5, देखिए बहुत सरल है, 5 टू द पावर 1/4 है ना, और फिर आपका इंटू है 125 टू द पावर है आपका 0.25, ये बहुत सरल है ना, ये बहुत सरल है। तो क्या इसका देखिए ये 5 टू द पावर 1/4 हो गया, है ना, ये 125 टू द पावर ये क्या होता है आपको 0.25 मतलब 25/100, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 हो गया। तो 5 1/4 इंटू 5
ये 3 हो जाएगा। देखिए इसको 3 करेंगे इंटू फिर 1/4 हो गया, तो ये क्या हो गया 5 1/4 इंटू 5 3/4। ठीक है, तो आपको पता है जब इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, ये होगा हमारा 5 टू द पावर 1। इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू इसका 1 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 5 हो गया, 5 इसका आंसर होगा। ये नंबर सिस्टम का बहुत सरल क्वेश्चन था, ये तो आप लोग खुद ही बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग दोनों में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सरल है। देखिए इस क्वेश्चन है कि एक सीरीज है तो आपको एक मिसिंग है उसको पता करना है। जैसे 4 है, यहाँ, ठीक है, फिर दूसरा में 4 के बाद आपका 10 है, फिर x है, ठीक है, फिर x है, फिर 105 है, फिर 420 है, फिर 420 है, फिर 1890 है, 1890 है, और फिर क्या है आपका 9450 है, 9450। तो ये एक सीरीज में अरेंज है, किसी ने कोई ना कोई रूल इसमें कंटिन्यूटी में एक प्रोसेस है जिससे आगे बढ़ रहा है ना, वो प्रोसेस को हमें ढूंढना है और उस हिसाब से यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा वो हमें पता करना है। अब देखिए इसमें देखिए आप कि ये 4 × 10 करेंगे तो 2.5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे तो अभी नहीं पता हमको, ठीक, यहाँ पे नहीं पता। ये चीज़ आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटू 4 करना है, इंटू 4 करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटू ये जो है इंटू 4.5 करेंगे तो ये आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जब इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब 0.5 बढ़ता जा रहा है। जो यहाँ पे इसमें तक क्वेश्चन में क्या कहिए, जो पहले का यहाँ पे तो कंटिन्यूटी में दिया हुआ है, इसके रिलेशन को आप ढूंढ लीजिए। जैसे 105 इंटू कितना करेंगे तो 420, 4 हो गया। फिर देखिए 420 इंटू 4.5 करेंगे तो आपका 1890, 1890 इंटू 5 करेंगे तो 9450 हो जाएगा, है ना। तो यही प्रोसेस आधा आधा बढ़ रहा है, 0.5 इंक्रीज करते जाइए, उसको मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे ये 2.5 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 30, है ना। ये 30 आ जाएगा एक्स के प्लस। इसको जब हम यहाँ पे 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 105। मतलब हाफ ऐड करते जाना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत इजीली ये पता चल गया। तो ये आंसर हमारा हो गया 30, और 30 जो है हमारा किस में है, ये तीसरे ऑप्शन में है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। अभी कुछ सम और हैं, फिर उसको अभी सॉल्व। चलिए अगला सम देखते हैं। जो ये क्वेश्चन है, देख रहे हैं आपकी एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो 98 वर्ग सेंटीमीटर है ना। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 98 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका आधार ऊंचाई से 2 गुना है ना। आधार जो है यानी बेस जो है हाइट से डबल है, तो समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है ये हमें पता करना है कि समानांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई है वो कितनी है। सबसे पहले देखिए समानांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है यानी क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आमने सामने की भुजा जो है एक दूसरे के समानांतर होती है यानी पैरेलल होती है। मतलब ये वाला जो है ये वाला इसके पैरेलल और ये वाला जो है इसके पैरेलल है। वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर त्रिभुज, सॉरी चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आप कि इसका क्षेत्रफल हमें गिवन है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सबसे फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका आधार गुने ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट। बेस आधार गुने ऊंचाई जो है वो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ना। पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल दिया हुआ है और दिया हुआ कि आधार जो है ऊंचाई का डबल है यानी 2 गुना है। आधार ऊंचाई का 2 गुना है, तो ऊंचाई हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो आधार हो जाएगा हमारा डबल यानी 2x। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल इक्वल टू, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल गिवन है फुट कितना 98 है, क्षेत्रफल है हमारा 98, ठीक। ये हो गया 2x आधार गुने ऊंचाई यानी x,
तो इट मीन्स हो गया कि 2x² इक्वल टू 98 हो गया, सॉरी 98 हो गया। तो x² इक्वल टू हो गया 98/2 यानी 49। ठीक, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट मतलब 7, ये हो गया हमारा 7, है ना। मतलब x का वैल्यू यानी ऊंचाई जो हो गया, जो हमने सपोज किया था वो हो गया 7। हमें निकालना क्या है, ऊंचाई ही। ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हो गया 7, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। यदि हमें आधार की लंबाई यानी आधार निकालना होता तो 2 × 7 करते, तो इसका आंसर क्या होता 14 हो जाता। तो बस इसमें समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको अगर याद है तो इस तरह का सम को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस अगर याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिए, आधार गुने ऊंचाई। आधार मतलब ये एक आधार लेंगे तो ये, यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालते हैं ना इस पर, ये ऊंचाई होता है। तो ये बेस इंटू हाइट, ये जो हो गया वो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। तो बहुत सरल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक समलंबाकार, अब ट्रेपीजियम है ये, ठीक है, समलंबाकार नहर की ऊपरी भाग 10 मीटर चौड़ी और निचला भाग जो 6 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो ये नहर के अनुप्रस्थ कार के, पहले समलंबाकार का देखिए डिजाइन क्या, समलंबाकार मतलब हो गया आपका इस तरह का एरिया, समलंबाकार ये हो गया, है ना, ये हो गया आपका समलंबाकार। ऐसा फिगर होता है ट्रेपीजियम का। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक पेयर जो लाइन होता है ना वो पैरेलल होता है। यहाँ पे एक पेयर, ये पेयर जो लाइन होता है वो पैरेलल है, और दूसरा पेयर आपको पता है कि ऊपर ये बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मीट कर जाएगा, तो ये पैरेलल नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम। तो यही दिया हुआ है इसमें कि जो एक नदी है उसका अनुप्रस्थ यानी इसका जो सेक्टर, एक एरिया उसका ऐसा है जिसको एक भुजा जो है 10 मीटर चौड़ी और दूसरी भुजा है 6 मीटर, यानी ये हो गया आपका 10 मीटर और ये हो गया आपका 6 मीटर ऊपर वाला। ठीक है, ये हो गया 6 मीटर, और साथ में गहराई, साथ में इसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया है 480 स्क्वायर मीटर, है ना, वर्ग मीटर। तो हमें गहराई पता करना है। गहराई मतलब जो ये है ना, ये गहराई हो गया, डेप्थ, ये जो हो गया गहराई हो गया। ठीक है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो आपको इसके लिए बस सिंपल सा है कि इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया निकालना हो ट्रेपीजियम का, तो होता है आपका, इसका जो ट्रेपीजियम का एरिया होता है जो हाफ इंटू आधा, जो समानांतर भुजा है उसका योग गुने ऊंचाई, यानी हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग यानी 10 + 6 गुने ऊंचाई यानी डेप्थ। ये हमें नहीं पता, ये हमने h मान लिया, तो ये हमारा h हो गया। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा अब एरिया 480 है। ठीक है, ये हो गया हमारा हाफ, ये हो गया 16, तो ये 16 हो गया इंटू h हो गया, ये हो गया आपका 2 8 जा 16। अब देखिए h इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा हमारा 480 डिवाइड बाई 8, 8 6 जा 48, है ना। तो मतलब 60 मीटर जो हो गया इसका डेप्थ हो गया, 60 मीटर इसका डेप्थ हो गया। तो बस ये भी चीज़ फार्मूला पे बेस्ड था। ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, और फार्मूला हमें एरिया हमें दिया हुआ है, 2 समानांतर भुजा दिया हुआ है, सिंपली ऊंचाई हमें पता करना है, बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो बस आप देखते ही बना दीजिएगा। एक अभाज्य संख्या को 2 से गुना किया जाता है तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। अगर किसी अभाज्य संख्या को हम 2 से गुना करें तो इसमें से कौन सा नंबर आ सकता है। ठीक है, तो पहले अब अभाज्य संख्या होता क्या। अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो, बाकी किसी से डिवाइड नहीं हो। जैसे आप देख कुछ, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ऐसे वैसी संख्या आप देखिए, इसमें से कोई संख्या ऐसी नहीं है जो खुद और 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल हो। तो इसमें से पूछ रहा है कि किसी अभाज्य संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करने पे इसमें से कोई एक आना चाहिए। मतलब इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे
तो जो आंसर होगा, जो आना चाहिए वो अभाज्य संख्या होना चाहिए हमारा। तो उससे पता चल जाएगा कि 83 डिवाइड बाई 2 ये तो होल नंबर आ ही नहीं रहा है, पॉइंट में आएगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 96 डिवाइड बाई 2 48, यानी 48 2 करेंगे तो 96, 48 एक अभाज्य संख्या नहीं है कि 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, तो अभाज्य संख्या वो कैसे होगा। 12 बाई 2 यानी 6 होगा, तो 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा, तो अभाज्य संख्या वो नहीं है। खुद और एक से ही कैंसिल हो वही अभाज्य संख्या हो सकता है। 26, देखिए 26 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 13 आएगा। 13 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि वो क्या है, सिर्फ एक से और खुद से, यानी 1 और 13 के टेबल में ही आता है, बाकी किसी के टेबल में वो नहीं आता, इसलिए हमारा आंसर हो गया ये वाला। तो बहुत सरल क्वेश्चन था। एक अभाज्य संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा नंबर इसमें से आएगा। तो भैया ऐसा है, इसको 2 से डिवाइड कर लो, जो अभाज्य संख्या है वही हमारा, उसी को आप समझ लो। तो बाकी का हमने देख लिया कि ये भी अभाज्य, इसका तो होल नंबर आएगा ही नहीं, ये भी अभाज्य संख्या नहीं आएगा। 48 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, बाकी ये 26 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 30। आपको देखते ही मुझे बताना था, इसलिए मैंने सबको ट्राई किया। यहाँ पर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि 26/2 13 आ रहा है, 13 तो अभाज्य संख्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ रहा है, बस ये आंसर होगा हमारा, कुछ सोचना ही नहीं है, वो देखते ही आपको बन जाएगा। ठीक है, ये था जो जितने क्वेश्चन पूछा गया था CGL 2021 GSSC के द्वारा एग्जाम लिया गया था, 2016 में पूछा गया था। अभी उसी को फोकस करके हम 2021 का CGL में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है उसको कर रहे हैं। तो ये हमने किया, उसको सॉल्व किया जो पूछा गया क्वेश्चन था। अब आगे से आप देख रहे हैं कि आज से ये पता चलता है कि आपका नंबर सिस्टम से, है ना, और मेंसुरेशन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो पहले इसी में से कोई एक टॉपिक हम शुरू करेंगे और उससे क्या करेंगे कि नंबर सिस्टम या उससे मेंसुरेशन से जितने भी क्वेश्चन GSSC के किसी भी एग्जाम में आया है सारे को लेके करेंगे, मैक्सिमम को सॉल्व करेंगे। अगर सेम टाइप का होगा तो उसको हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि नंबर सिस्टम से शुरू करें या मेंसुरेशन से शुरू करें। मैं वैसे नंबर सिस्टम से शुरू करना चाहता हूं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मेंसुरेशन से भी हम शुरू कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करें, नहीं तो मैं अगले क्लास में उसको नंबर सिस्टम से शुरुआत